जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चंस देखेंगे आज इतिहास के पूरा मध्यकालीन भारत के एक ही वीडियो में। और इस वीडियो में टोटल क्वेश्चंस जो दोस्तों ना 350 क्वेश्चन प्लस देखने को मिलेगा। और सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों टॉपिक्स रहेगा अरब आक्रमण मध्यकालीन भारत के, मोहम्मद गजनी से संबंधित रहेगा, मोहम्मद गौरी से, सल्तनत काल से, विजयनगर साम्राज्य से, बहुमनी राज्य से, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य से, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठों के उत्कर्ष। ये टॉपिक हैं इतिहास के। और इससे एग्ज़ाम में 100% की गारंटी लेते हैं दोस्तों कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी फुल गारंटी है दोस्तों। तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो देखते हैं दोस्तों, आप उस समय सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन इस समय नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस जो है ना अरब आक्रमण के मध्यकालीन भारत का क्वेश्चंस है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस है अरब आक्रमण से। और पूरा वीडियो देखेंगे तो टोटल क्वेश्चंस आपको 350 क्वेश्चंस प्लस मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था। तो इसका आंसर जाएगा ना 712 ईस्वी में अरब में आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों का सेनापति कौन था जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर जाएगा मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब आक्रमण के सेनापति थे, जो है सिंध पर आक्रमण किए थे, अरब आक्रमण में किए थे। तो वह मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, नेक्स्ट, अरबों ने सबसे पहला भारत के किस स्थान पर विजय प्राप्त की। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों न देवल पर, यानी सिंध के बंदरगाह पर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, सिंध का शासक अरब आक्रमण के समय कौन था। तो सिंध के शासक के समय, आक्रमण के समय राजा दाहिर का जो है शासन था, राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट, अरब आक्रमण के समय भारत में किस वंश की प्रमुख शक्तियां थी। तो आंसर जाएगा उस समय गुज्जर प्रतिहार वंश का जो है पूर्ण रूप से राजवंश की शक्ति प्रमुख था उसमें, गुज्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस होगा, टॉपिक है कि मोहम्मद गजनी से संबंधित क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी राज्य कहाँ था। तो मोहम्मद गजनी राज्य जो है वह गजनी और अभी जो है वह अफगानिस्तान में है। मोहम्मद गजनी का जो राज्य था वह अफगानिस्तान में अभी है था। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार। ठीक है, मोहम्मद गजनी का सबसे पहला आक्रमण, भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो 1000 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनी ने जो है ईस्वी में क्या किया था ना, आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। तो आंसर होगा ना सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण ना 1025 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था, 1050 ईस्वी में। ठीक है, 25 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस राज्य से आक्रमण किया था। तो आंसर जाएगा गुजरात, है ना। आंसर होगा गुजरात के चालुक्य राज्य में सोमनाथ मंदिर से मोहम्मद गजनी ने कितना धन लूटा था। तो लगभग 20 लाख दिनार के बराबर धन लूटा था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद गजनी सिर्फ लूटने का काम किया है भारत को। मोहम्मद गजनी किस उपाधि से प्रसिद्ध था। तो वह इस्लाम के काजी थे, यानी इस्लाम का योद्धा कहा जाता था उस समय उसको। ठीक है, भारत पर उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो धन संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, ये प्रमुख उद्देश्य था जो है आक्रमण का। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत कौन सा राजवंश शक्तिशाली था। तो आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो आंसर होगा ना अल उतबी। ठीक है, अल उतबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल उतबी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो उसके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तारीख ए यमनी
तारिक ए यमनी था, तारिक ए यमनी। ठीक है। मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध कवि जो है वह फिरदौसी थे, फिरदौसी। ठीक है। फिरदौसी का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो फिरदौसी की कृति जो है प्रसिद्ध कृति वह शाहनामा था, शाहनामा। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन सा वैज्ञानिक था? तो मोहम्मद गजनी के दरबार में अल बरूनी नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अल बरूनी नामक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी की संस्कृति पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आंसर होगा तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी ने भारत में किस भाषा का अध्ययन किया था? अल बरूनी ने भारत पर किस भाषा का अध्ययन किया था? तो अल बरूनी ने उस समय जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। गजनी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो गजनी की जो मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में गजनी में हुआ था, 1030 में गजनी में हुआ था, 1030 में गजनी में हुआ था। नेक्स्ट, गजनी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो गजनी के मृत्यु के बाद मसूद प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी बना था। मोहम्मद गजनी का भारत लूटपाट पर किस प्रकार की हानि हुई? तो मोहम्मद गजनी ने मंदिर को लूटा, मूर्तियाँ और सांस्कृतिक धरोहर को विन्यास करने किया और यहाँ से चला गया और अंतिम इसका मृत्यु हुआ। भारत पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण का स्थायी प्रस्ताव क्या था? भारतीय राजनीति में मुसलमान प्रभावित का शुरुआत करना, ये इसका प्रमुख स्थायी प्रभाव था। अब देखेंगे ना मोहम्मद गौरी के वास्तविक नाम, मोहम्मद गौरी से समझ क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम जो है शिहाब उद दीन मोहम्मद है, शिहाब उद दीन मोहम्मद। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में मुसलमान और उज्जैन पर किया था, मुल्तान व उज्जैन पर किया था। ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहली लड़ाई कहाँ हुई थी? तो तराइन के 1191 ईस्वी में किया था, 1191 ईस्वी में। तराइन की पहली लड़ाई में किसके विजय हुई थी? तो तराइन के पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का जो है विजय हुआ था। ठीक है। तराइन का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा लड़ाई हुआ था। 91 में पहला युद्ध हुआ था और दूसरा में 92 में दूसरा युद्ध हुआ। तराइन के दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था, मोहम्मद गौरी। ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली और अजमेर पर किसका कब्जा हुआ? तो मोहम्मद गौरी का कब्जा हुआ था, मोहम्मद गौरी का कब्जा हुआ था। भारत में गौरी का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में घौर अफगानिस्तान में हुआ था, 1206 ईस्वी में घौर अफगानिस्तान में हुआ था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत पर किस राजवंश का स्थापना हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ना दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश 1206 से 1290 तक हुआ था। इसमें क्वेश्चन 20 प्रश्न होगा। ठीक है। और यह सभी क्वेश्चन जो है देख सकते हैं लुसेंट जीके से लिया गया है। ठीक है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, देख सकते हैं पूरा का हेडलाइन इसमें दिया गया है दोस्तों। बहुत क्वेश्चंस जो बनाते हैं वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं दोस्तों। और आपके लिए देखिए गुलाब का फूल तैयार करते हैं, गुलाब का फूल। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो है वह गुलाम वंश था। ठीक है। ममलूक वंश यानी गुलाम वंश। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? को गुलाम वंश के स्थापन कुतुब ऐबक था। गुलाम वंश के स्थापना जो है कुतुब ऐबक था। कुतुब ऐबक किसके गुलाम थे? तो कुतुब ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब ऐबक किस उपाधि से जाना जाता था? तो वह आंसर होगा लाख बख्श यानी दानवीर कहा जाता था कुतुब ऐबक को। ठीक है। कुतुब ऐबक की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुतुब ऐबक की मृत्यु घुड़सवारी खेलते समय गिरने से हुआ था और वह 1210 में मृत्यु हुआ था, 1200।
घोड़ा की सवारी करते करते जो है गिरा और मर गया, कुतुब ऐबक। ठीक है, कुतुब ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है, कुतुब ऐबक की मृत्यु। कुतुब ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वह आराम शाह जो थे, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। आराम शाह के बाद कौन शासक बना? तो इल्तुतमिश 111। इल्तुतमिश किस स्थान पर गुलाम था? तो आंसर जाएगा बुखारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने किस उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो रजिया सुल्तान को कहा था, रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वह आंसर होगा रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली महिला और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित था? तो वह गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा? तो यह 1236 से 1240 ईस्वी में, यानी 4 ईयर्स ये है याद राज्य किए थे, 4 साल। 1236 से 1240, 1236 से 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान जो है सल्तनत रहा। रजिया सुल्तान को किसने पदस्थक किया था? तो तुर्की सरदारों ने चालीसी दल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो गुलाम वंश का महान शासक जो है वह गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है, गयासुद्दीन बलबक को कहा जाता है। बलबन का शासन काल कब रहा? तो बलबन का शासन काल 1206 से 66 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा। 1266 से 1287, 1266 से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, बलबन ने किस राजनीति का उपयोग किया था? तो जोर जबरदस्ती, दंड नीति और शिष्टाचार सिजदा पेबोस। बलबन ने किस पद को पुनः जीवित किया था? तो आंसर होगा नायब ए ममलिक या उप शासक कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंत किसके साथ हुआ था? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, बेकूब कैकुक बाद 1290 से बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टॉपिक्स क्या क्या है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा, और इसमें से 20 प्रश्न जो है ऊपर में दिया जा रहा है। यह लूसन जीके से क्वेश्चंस है, और ठीक है क्वेश्चंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस है कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश कौन सा था? तो वह खिलजी वंश होगा, खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी को कहते हैं 1290 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब तक था? तो 1296 से लेकर 1316 के बीच में रहा, 1296 से 1316 के बीच में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तोड़कर लूटा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तोड़कर धन लूटा था? तो वह सोमनाथ मंदिर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को अपना राज्य मिला लिया था? तो वह आंसर जाएगा गुजरात को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध मंगोल नेता को हराया था? तो आंसर जाएगा चगताई मंगोल को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध युद्ध में राणा सिंह रत्न सिंह को हराया था? तो आंसर जाएगा चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में। ठीक है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो सिकंदर ए सानी नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यवस्था को लागू किया था? तो यह मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस उत्तराधिकारी को बाजार नियंत्रण हेतु नियुक्त किया था? तो शाइना ए मंडी नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जासूसी व्यवस्था के लिए किस पदाधिकारियों को नियुक्त किया था? तो आंसर होगा वारिद ए मुखी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो भारत के का तोता के नाम से जाना जाता था, यानी तूती ए हिंद, तूती ए हिंद कहा जाता था, भारत का तोता। अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारत के राज्य पर आक्रमण किया था? तो आंसर होगा देवगिरी यादव वंश, देवगिरी यादव वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था, मलिक काफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में कहाँ तक आक्रमण किया? तो रामेश्वर तक, रामेश्वरम तक, रामेश्वरम तक, रामेश्वरम तक। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो आंसर जाएगा ना 1316 ईस्वी में, 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन सी गद्दी पर बैठा था? तो शहाबुद्दीन उमर और फिर कुतुबुद्दीन और मुबारक शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का अंत किसके साथ हुआ? तो खुसरो शाह, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। ठीक है, अब देखिए, ये 20 प्रश्न था, लुसेंट जीके पर आधारित है और रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पीटी, टेट सबके लिए जो है बार बार पूछा जाता है। यानी आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश 1320 से 1414 से संबंधित 20 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और इसमें लुसेंट पर जीके पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं न तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 ईस्वी में, गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का अंत करके सत्ता प्राप्त की? तो आंसर जाएगा खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी वंश का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो मंडप गिरने से, यानी 1325 ईस्वी में हुआ था, मंडप गिरने से हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सा सुल्तान बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर जाएगा विचित्र, यानी पागल सुल्तान कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, पागल जैसा करता था इसलिए। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली से जो होगा आंसर दौलताबाद, देवगिरी में स्थानांतरित किया था। दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, ऐसे करते रहता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का हमेशा काम रहता था, दिल्ली यानी राजधानी को चेंज करना। ठीक है, दौलताबाद स्थानांतरण योजना क्यों असफल हुई? जनता के कष्टदायक यात्रा और जलवायु और असमानता के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सा टोकन मुद्रा चलाया? तो होगा तांबे और पीतल की मुद्रा को चलाया था, तांबे और पीतल की मुद्रा। टोकन मुद्रा क्यों असफल हुई? नकली सिक्कों के प्रचलन से जो है ये असफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा कर बढ़ाया था जिससे किसान विद्रोह हुआ था? तो आंसर जाएगा दोहाब क्षेत्र, यानी गंगा यमुना में भूमि कर, ये जो है कर बढ़ाया गया था। ठीक है, तुगलक वंश का सबसे सफल शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में यह फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक सबसे सफल रहा, सफल। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किसे नहर बनाई थी? कितने नहर बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने? तो फिरोज शाह तुगलक ने 150 नहरें बनाई थी, 150। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 2 स्तंभ दिल्ली लाए? तो आंसर होगा महरौली और टोपरा के अशोक स्तंभ जो है लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसे बंधुओं का संरक्षण दिया? तो आंसर होगा ना इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,80,000 दास संरक्षण दिया था। फिरोज शाह तुगलक किस ग्रंथ का अनुनाद है? तो वह आयुर्वेद के संस्कृति में फारसी में कन्वर्ट करना, बृहद संहिता। ठीक है, अनुवाद कराया था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हुआ था। तुगलक वंश के समय दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर 1398 ईस्वी में किया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो आंसर होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक वंश की शक्ति कैसी रही? तो पूर्ण रूप से कमजोर हो गई थी, पूर्ण रूप से कमजोर हो गई थी। तुगलक वंश का अंत कब और किसके साथ हुआ था?
तो 1414 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के साथ। अब यहाँ देखेंगे ना, दिल्ली के सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक रहा था, यह लुसेंट जीके से लिया गया है। अब है दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश कौन था तो सैयद वंश। सैयद वंश जो है ये चौथा वंश था, चौथा वंश, ठीक है। ऐसा पूछता है कि चौथा वंश कौन सा है तो सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो खिज्र खां जो है संस्थापक था, यह 1414 ईस्वी में। खिज्र खां किसके अधीन कार्य करता था तो वह तैमूर लंग के साथ कार्य करते थे, तैमूर लंग के साथ। खिज्र खां ने दिल्ली का शासन किस पर आधारित किया तो आंसर होगा ना सुल्तान नहीं, तैमूर का नायब प्रतिनिधित्व होगा। खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक रहा था तो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां के बाद गद्दी पर कौन बैठा तो मुबारक शाह 1421 ईस्वी में। मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना किया था तो मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया था। मुबारक शाह शासनकाल कब तक रहा तो 1421 से 1434 ईस्वी में। मुबारक शाह की हत्या किसने की थी तो दरबारी षड्यंत्रकारियों ने किया था। मुबारक शाह के बाद कौन सा सुल्तान बना तो मोहम्मद शाह 1414 ईस्वी में। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा तो 1434 से 1443 ईस्वी में। मोहम्मद शाह के समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसी थी तो अत्यंत कमजोर और असीमित थी, अत्यंत कमजोर और असीमित थी। मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा तो अलाउद्दीन शाह आलम 1483 ईस्वी में। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा तो 1443 से 1451 ईस्वी में। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से गद्दी कहाँ छोड़ी तो बदायूं जाकर छोड़ दिया था, बदायूं जाकर। अलाउद्दीन शाह के बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हुआ तो वह बहलोल लोदी द्वारा हुआ था। लोदी वंश का अंत कब हुआ था तो लोदी वंश का 1451 ईस्वी में हुआ था। सैयद वंश के शासकों ने किस विदेशी आक्रमणकारियों को अपना स्वामी बनाया था तो आंसर होगा तैमूर वंश के शासक शाहरुख ने। सैयद वंश का सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी तो राजनीतिक अस्थिरता और शक्तिहीनता ये था। सैयद वंश के बाद दिल्ली का सल्तनत कौन सा वंश शुरू हुआ तो लोदी वंश हुआ था, जो 1451 से 1426 के बीच में चला था, लोदी वंश, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है यह दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश जो 1451 से ले 1426 तक चला था, इसमें भी क्वेश्चन 20 प्रश्न रहेगा और ये भी क्वेश्चन जो है लुसेंट से लिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन जो है सेपरेट है, तो पूरा का पूरा व्यू कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है स्टार्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था तो वह लोदी वंश जो है अंतिम शासक था। लोदी वंश का शासक कौन था तो बहलोल लोदी 1451 से 1489, ठीक है, 1489 होगा, ठीक है। बहलोल लोदी किस जाति से संबंधित था तो आंसर होगा अफगान पठान से संबंधित था, पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी ने किस प्रमुख स्थल को अपनी राजधानी बनाया था तो आंसर जाएगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। बहलोल लोदी का शासनकाल किस प्रकार की राजनीति अपनाई थी तो आंसर होगा स्थिरता और दरबार सुधार। नेक्स्ट, बहलोल लोदी गद्दी पर कौन बैठा था तो सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 के बीच में। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी तो आंसर होगा लोधीगढ़, ठीक है। सिकंदर लोदी ने किस तरह का प्रशासनिक सुधार किया था तो आंसर होगा कर व्यवस्था और सेना सुधार, कर व्यवस्था और सेना सुधार, कर व्यवस्था और सेना सुधार। सिकंदर लोदी ने किस प्रसिद्ध नगर को बसाया था तो आंसर होगा लोधीगढ़ को बसाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी तो 1517 ईस्वी में हुई थी। सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था
तो इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी किसके समय मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा? आंसर होगा बाबर के समय। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? ना इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, बाबर जीता था। पानीपत युद्ध में किसके विजय हुआ? तो आंसर होगा बाबर, और इसी समय जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। लोधी वंश का अंत कब हुआ? ना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अंत हुआ। लोधी वंश के शासकों का मुख्य धर्म क्या था? तो इस्लाम धर्म था। लोधी वंश के शासन में किसकी शक्ति कमजोर रही थी? तो स्थानीय राजपूत और बड़ी जमींदार वर्ग का। लोधी वंश के दौरान किस कला और स्थापित कला को बढ़ावा मिला? आंसर जाएगा पठान स्थापित्य शैली। लोधी वंश की सेना किस पर आधारित थी? आंसर होगा घुड़सवार और पैदल सेना। लोधी वंश का समाप्ति के बाद भारत किस वंश से सत्ता संभाली थी? तो आंसर होगा मुगल वंश, बाबर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आप हम लोग देखें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश सब एक साथ खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य जो 1236 से 1646 ईस्वी में चला था। इसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी में ये सिंबल रहेगा गुलाब का। ठीक है, और यह लुसेंट से लिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मानक इतिहास स्रोत पर आधारित है। एक सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा हम्पी, कर्नाटक। हम्पी, कर्नाटक। हम्पी, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य किस वंश से संबंधित था? आंसर होगा हम्पी वंश, यानी हम्पी राजवंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापना किया था, यह पहला शासक था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो आंसर होगा कृष्णदेव सहाय को माना जाता है। यह 1509 से 1529 के बीच में रहा था। 1509 से 1529 यानी 20 साल वह राज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय को किस उपाधि से जाना जाता है? तो आंसर होगा अस्थि भैव राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सा प्रमुख साहित्य ग्रंथ लिखा गया था? तो अमर कृष्ण यानी कृष्णादेव राय की कृपा से किया गया था। कृष्णादेव राय की सहायता से, कृपा से किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन से प्रमुख युद्ध हुई? तो आंसर जाएगा राणा संघा और विजयनगर के बीच हल्दी घाटी नहीं बल्कि दक्षिण भारत के मुस्लिम संतानों के बीच युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो 1517 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध में पराजय होना, यही प्रमुख कारण था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा क्षेत्र मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा? तो होगा दक्कन का क्षेत्र। ठीक है, बर्बर सुल्तान। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे ना बहुमनी। बहुमनी साम्राज्य जो 1347 से 1527 ईस्वी में था। इसमें क्वेश्चन 10 प्रश्न रहेगा और गुलाब का सिंबल रहेगा, सब लुसेंट से आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन 1 नंबर स्टार्ट होता है, बहुमनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1347 ईस्वी में अहमद शाह बहुमनी द्वारा किया गया था। अहमद शाह बहुमनी द्वारा। बहुमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा गुलबर्ग, बाद में विदार हुआ। ठीक है, न्यूट्रलिटी गुलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमनी साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अहमद शाह, फिर मोहम्मद गजनी नहीं, मोहम्मद शाह बहुमनी को माना जाता है। बहुमनी साम्राज्य किस क्षेत्र से स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा दक्कन का क्षेत्र, दक्षिण पठार में हुआ था। बहुमनी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अंतर राजनीति के झगड़े और दक्कन के सुल्तानों का उदय, ये प्रमुख कारण था। ठीक है, बहुमनी साम्राज्य के बाद कौन सा 5 राज्य छोटे राज्यों में उदय हुआ था? तो आंसर जाएगा ना गुलबर्ग, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि और अहमदनगर। ठीक है, बहुमनी साम्राज्य के किस धर्म के अनुयायी थे? आंसर होगा इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बहुमनी साम्राज्य के समय कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ था? तो आंसर होगा दक्कन का हिंदू और मुस्लिम राज्यों के बीच का युद्ध। बहुमनी साम्राज्य में किस कला चित्रकला शैली को बढ़ावा दिया था? आंसर जाएगा दक्कन इस्लामी स्थापत्य कला को दिया था।
बहमनी साम्राज्य के समय कौन सा प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? आंसर होगा दक्कन के बंदरगाह और शहर जैसी हम्पी, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर सुल्तान शाही की स्थापना किसके बीच हुआ था? तो इस्कंदर शाह लोदी के बाद मलिक इब्राहिम शाह द्वारा 1394 से 1440 ईस्वी में। जौनपुर सुल्तान शाही की राजधानी कहाँ थी? आंसर जाएगा जौनपुर। कश्मीर में शासक कौन था जो सिकंदर लोदी का प्रभाव था? आंसर होगा शाह मोहम्मद शाह। कश्मीर में मुगल सत्ता को पहले किस वंश के शासक था? तो आंसर होगा श्रीनगर के कश्मीरी राजा। बंगाल सुल्तान शाही की स्थापना कब हुई थी? 1352 में शाही वंश के शासक शहमदीन द्वारा। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो आंसर होगा शाहजी राजा। बंगाल सुल्तनत शाही का प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? तो आंसर जाएगा शाह अब्दुल या सिकंदर शाही द्वारा, इब्राहिम शाह द्वारा। मालवा सुल्तान शाही के संस्थापक कौन था? आंसर होगा हासन शाह 1392 ईस्वी में। मालवा की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा मानसौर, बाद में धार। मालवा सुल्तान शाही का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद शाह मालवी द्वारा। गुजरात सुल्तान शाही की स्थापना कब हुई थी? तो 1407 ईस्वी में जुल्फिकार शाह के द्वारा। गुजरात सुल्तान शाही की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात सुल्तान शाही का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर जाएगा बहादुर शाह गुजरात। मावाड़ का प्रसिद्ध शासक कौन था जो मुगलों का विरोध कर रहा था? आंसर जाएगा राणा संघा, 1479 से 1528 ईस्वी में। राणा सागा के समय किस शक्ति भारत में सबसे प्रमुख मानी जाती है? राजपूत साम्राज्य और मेवाड़ का प्रमुख प्रभुत्व को माना जाता है। खान देश का क्षेत्र किसके अधीन था? तो बहमनी साम्राज्य यानी दक्कन सुल्तान के अधीन था। जौनपुर और बंगाल के सुल्तान शाही ने क्या समानता थी? दोनों मुस्लिम स्वतंत्र प्रांत थे और दिल्ली सल्तनत से अलग हुए थे। मालवा सुल्तान शाही किस भाषा एवं संस्कृत को बढ़ावा देती है? फारसी और दक्कनी शैली को। गुजरात और सुल्तान शाही का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? आंसर होगा सूरत और दमन द्वारा। मेवाड़ में किस प्रमुख युद्ध में मुगल सेना का सामना किया गया था? तो आंसर जाएगा पानीपत युद्ध नहीं बल्कि इस बाबर राणा संघा का युद्ध 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो मेवाड़ ने किस प्रमुख युद्ध में मुगल सेना का सामना किया? तो आंसर होगा पानीपत युद्ध नहीं बल्कि बाबर और राणा संघा के युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल सुल्तान शाही ने किस प्रशासनिक पद का प्रयोग किया था? तो वजीर और मुहसिब कर वसूली अधिकारी किया था। जौनपुर के ऐतिहासिक स्मारक कौन से प्रसिद्ध हैं? तो आंसर होगा शाही मोहम्मद मस्जिद और अतरी महल। मेवाड़ का प्रमुख किला कौन सा था? तो आंसर होगा चित्तौड़ का किला। मालवा सुल्तान शाही ने किस मुगल शासक के समय अपना अस्तित्व खो दिया? अकबर के समय, 1570 ईस्वी में। गुजरात सुल्तान शाही का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन सा था? तो जामा मस्जिद अहमदाबाद में, जामा मस्जिद तो है अहमदाबाद में। कश्मीर में मुगलों के आने से पहले कौन सा धर्म प्रमुख था? तो हिंदू और बौद्ध धर्म जो है प्रमुख था। खान देश का क्षेत्र किससे साम्राज्य में स्वतंत्रता हुआ था? बहमनी साम्राज्य आंसर जाएगा। जौनपुर सुल्तान शाही का पतन किस कारण हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत यानी लोधी वंश के आक्रमण का प्रमुख के कारण। बंगाल सुल्तान शाही का प्रभाव किस दिशा में था? तो पूर्वी भारत एवं ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तक था। मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध शासक राणा संघा किसके साथ युद्ध में पराजित हुआ था? आंसर होगा बाबर, पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन है सूफी संत, उसके आंदोलन से संबंधित 10 प्रश्न हैं जो उत्तर दिया जा रहा है। यह मध्यकालीन भारत और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो सूफी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और धार्मिक सुधार, लोगों को सीधे अल्लाह से जोड़ना, ये था। भारत में सबसे प्राचीन सूफी वंश कौन सा था? तो चिश्ती वंश था। चिश्ती सूफी वंश का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भिक्षाटन, संगीत और भक्तिपूर्ण सेवा के माध्यम से ईश्वर भक्ति को फैलाना, ये इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ सक्रिय थे?
आंसर होगा अजमेर राजस्थान में थे, अजमेर राजस्थान में थे, अजमेर राजस्थान। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के अनुयायी किसे कहा जाता है? आंसर जाएगा मुहल्लम मुरीद शिष्य को जाता है। सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या था? आंसर होगा समानता, प्रेम, त्याग और सेवा, यह प्रमुख केंद्र था। भारत में सूफी संतों के किस सामाजिक वर्गों के बीच लोकप्रिय प्राप्ति है? आंसर जाएगा निचले वर्ग और किसानों के बीच। भारत में प्रसिद्ध सूफी वंश के कौन थे? आंसर होगा चिश्ती, कादरी और सुहावादरी नक्शबंदी द्वारा। सूफी संतों ने किस भाषा में अपने उद्देश्य प्राय दिए? तो आंसर होगा हिंदी में, अवधी में, फारसी में और स्थानीय भाषा में दिए थे। सूफी आंदोलन का सांस्कृतिक योगदान क्या माना जाता है? तो आंसर होगा काव्य, संगीत और भक्ति, धार्मिक और सहिष्णुता को प्रसार करना। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ईश्वर की भक्ति और सामाजिक समानता प्रचार करना। ठीक है। भक्ति आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो 8वीं और 15वीं शताब्दी भारत के उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? आंसर होगा रामानंद, कबीर और तुलसीदास और सूरदास, ये सभी थे। दक्षिण भारत के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? आंसर होगा आलवार, नयनार और रामानुज एवं चैतन्य महाप्रभु थे। कबीर के भक्ति सिद्धांत का प्रमुख संदेश क्या था? आंसर होगा सभी मनुष्य ईश्वर के समान और जात पात का भेद अस्वीकार्य है। संत तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? आंसर होगा रामचरितमानस। मीराबाई किस देवता के भक्ति में प्रसिद्ध थे? आंसर होगा कृष्ण भगवान, कृष्ण। गुरु नानक के किस धर्म का स्थापना किया था? तो सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य संदेश क्या था? भक्ति के माध्यम से मोक्ष और सामाजिक समानता, ये प्रमुख संदेश था। भक्ति आंदोलन के माध्यम से किस वर्ग सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? आंसर होगा निचली जातियों और आम जनता, निचली जाति और आम जनता। सुमति संत देवता की भक्ति में विख्यात है? आंसर होगा कृष्ण। भक्ति आंदोलन के दौरान किस माध्यम से लोहा भक्ति का अनुभव करते हैं? आंसर होगा भजन, कीर्तन, लोकगीत और कविता। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के मेवाड़ राजघराने में हुआ था, मेवाड़ के राजस्थान घराने में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु किस राज देवता के भक्ति में प्रसिद्ध हैं? आंसर होगा बंगाल और कृष्ण भक्ति। भक्ति आंदोलन के आधुनिक भारत में योगदान क्यों माना जाता है, क्या माना जाता है? तो आंसर होगा समानता, धार्मिक सहिष्णुता और लोक संस्कृति का संवर्धन होगा आंसर। अब क्वेश्चन जो रहेगा वह बाबर से संबंधित प्रश्न 15 रहेगा और उत्तर सिंबल में यह दिया जाएगा। ठीक है। और यह भारत और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1483 में फरगाना उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेर खान था। बाबर किस वंश से संबंधित था? तो तुर्क मुगल वंश, तुर्की प्लस मंगोल से था। ठीक है। बाबर ने भारत पर पहली बार कब प्रवेश किया था? तो 1523 से 1525 ईस्वी में उत्तर भारत में किया था। बाबर ने दिल्ली और उत्तर भारत में कब अधिकार किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद जो है प्रवेश किया था और अपना अधिकार कर लिया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर विरोधी कौन था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत के पहली लड़ाई में कौन कौन सा था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में विजय के बाद बाबर ने क्या स्थापित किया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, मुगल राज्य की स्थापना हो गया था। बाबर ने किस युद्ध में राणा संघा को हराया था? तो कलाहानगढ़ 1527 ईस्वी में राणा संघा की मृत्यु के बाद जो है स्थापना कर लिया था, हराया था उसको। बाबर का प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, प्रसिद्ध आत्मकथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आत्मकथा, तो आंसर जाएगा बाबरनामा। ठीक है। बाबर का प्रशासनिक और सैन्य सिद्धांत क्या है? न सशक्त सेना, तोप और बंदूक का प्रयोग, स्थायी शासन का नींव, ये है। बाबर ने किस कला और संस्कृति को भारत में लाया था? तो आंसर होगा तक्षशिला शैली और वास्तुकला, बाग और फारसी कला इत्यादि। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था?
तो 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन था? तो आंसर होगा हुमायूं का शासन हुआ था, हुमायूं। बाबर ने किस युद्ध में अफगान राजपूत को हराया था? तो आंसर जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, राणा संघा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और राणा संघा के युद्ध में हराया था। ठीक है। बाबर का सबसे बड़ा योगदान किस इतिहास में माना जाता है? तो आंसर होगा न मुगल साम्राज्य की स्थापना और नई सैन्य प्रशासनिक प्रणाली का परिचय। ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं हुमायूं से संबंधित 15 अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर दिए जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर, जो सीधे मध्यकालीन भारत प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो हुमायूं से क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था, काबुल में। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? ना बाबर था। ठीक है, बाबर। हुमायूं के पिता का नाम बाबर। हुमायूं के शासन की अवधि कब थी? तो 1530 से 1540 ईस्वी में, 1555 से 1556 ईस्वी में। हुमायूं की पहली हार किससे हुआ था? तो शेरशाह सूरी द्वारा, 1540 ईस्वी में, शेरशाह सूरी द्वारा। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत से क्यों भागना पड़ा? पानीपत और अन्य युद्धों में हारने के कारण। हुमायूं का निर्वासन कहाँ रहा? तो अफगानिस्तान और फारस में रहा। हुमायूं की वापसी कब हुई और किसके मदद से हुई? तो 1555 ईस्वी में फारसा के शासक तकीक उद दिन के मदद से लेकर हुआ था। हुमायूं ने कौन सा नहर जो है बनाया था? तो आंसर होगा दिल्ली और आगरा के महलों का निर्माण मुख्य रूप से शाहाबाद में बनाया था। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 1556 में आगरा के सीढ़ी से गिरने से हुआ था। हुमायूं का प्रमुख ग्रंथ और आत्मकथा क्या है? तो हुमायूंनामा, जो फारसी भाषा में लिखा गया है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया है फारसी में। ठीक है, हुमायूंनामा फारसी में और अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। हुमायूं ने किस प्रसिद्ध वास्तुकला शैली को अपनाया था? तो आंसर जाएगा पर्शियन शैली, विशेष रूप से गार्डियन और मकबरा निर्माण में अपनाया था। ठीक है। हुमायूं की बेटी का नाम क्या है? तो आंसर होगा हुमायूं की बेटी का प्रसिद्ध नाम नहीं है, पर मुगल वंश के सांध्य पर ध्यान दिया गया है। हुमायूं की सबसे बड़ी सफलता क्या है? तो मुगल साम्राज्य की वापसी और शेरशाह के पतन के बाद सत्ता का पुनः स्थापना। हुमायूं के समय कौन सा प्रमुख सैन्य चुनौती बनी? तो शेरशाह सूरी अफगानिस्तान विद्रोह का प्रतिरोध। हुमायूं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के इतिहास में क्यों माना जाता है? मुगल साम्राज्य का पुनर्निर्माण और भविष्य के लिए प्रशासनिक नींव का तैयार करना। अब है शेरशाह सूरी, जिससे में 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1486 ईस्वी में सहरसा के बिहार में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद खां था, फरीद खां। शेरशाह सूरी किस वंश जाति से संबंधित था? तो अफगान सूरी वंश पठान से संबंधित था। शेरशाह सूरी ने बगवर के बाद हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब और किस युद्ध में हराया था? तो आंसर होगा गौंड, गुजरात नहीं, तराई, और 1540 ईस्वी में। ठीक है। शेरशाह सूरी की राजधानी कौन थी? आंसर होगा सहरसा और बाद में पटना। ठीक है, सहरसा फिर बाद में पटना बना। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार किया? तो आंसर होगा संदिग्ध प्रणाली, सर्वेक्षण और जमीन का विवरण, जमाबंदी, कर प्रणाली पर सुधार किया था। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध रास्ता बनवाया था? आंसर होगा गंगा यमुना मार्ग, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने कर प्रणाली को कौन सा सुधार किया? तो आंसर होगा भूमि कर का निर्धारण फसल के अनुसार और नियमित कर का संग्रह। शेरशाह सूरी का सबसे प्रसिद्ध निर्माण कौन सा है? तो सुनहरा मकबरा, यानी सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी की सुनी किस प्रकार की सेना बनाई गई थी? सशक्त और संगठित सेना, पैदल और घुड़सवार दोनों सेना बनाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? 1545 में कलिंग नगर के युद्ध के दौरान चोट लगने से हुई थी। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान भारत के प्रशासनिक में क्या माना जाता है? तो सुल्तनत और मुगल प्रशासनिक सुधार, भूमि कर, अन्य न्याय व्यवस्था पर था। शेरशाह सूरी ने किसे उत्तराधिकारी बनाया था?
तो शेर सलीम शेर सूरी नहीं बल्कि गद्दी पर बैठे अपने पुत्र फतेह खां को रखा। शेरशाह सूरी का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सामरिक जो है कुशलता और प्रशासनिक सुधार एवं मार्ग का निर्माण करना। अब क्वेश्चंस हैं ना, अकबर द्वारा 15 प्रश्न है और सिंबल दिया जा रहा है और आगामी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। तो अकबर से क्वेश्चंस हैं। तो अकबर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अमरकोट के सिंध पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 1542 ईस्वी में। अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर ने कब गद्दी संभाली? तो 1556 से, जब वह केवल 13 वर्ष के थे तब। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में इस्लामाबाद में। अकबर के मुख्य सेनापति एवं सलाहकार कौन था? बीरबल, राजा मान सिंह और राजा टोडरमल और अब्दुल फजल था। अकबर ने कौन सा प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार किया? तो आंसर होगा मंजिल प्रणाली एवं शासन प्रणाली केंद्र के जमीन कर प्रणाली एवं अकीदाम दामन प्रणाली पर किया था। अकबर ने किस धर्म नीति को अपनाया था? तो नवीन धर्म नीति दिन ए इलाही 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक को अपने दरबार में संकलित करवाया था? आंसर होगा अकबरनामा, अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अकबर ने किस युद्ध में राणा संघा के साथ संघर्ष किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर और राणा संघा का युद्ध जो हुआ था वह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है। अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबार कौन सा था? तो होगा कुल्ली दरबार दिल्ली आगरा में। ठीक है। अकबर ने किस प्रकार की सेना बनाई थी? सशक्त, संगठित और आधुनिक तकनीकी, तोपखाना, घुड़सवार और पैदल सेना बनाई थी। अकबर ने किस प्रकार के सामाजिक नीति अपनाई? आंसर जाएगा समानता, धार्मिक सहिष्णुता, हिंदुत्व को प्रशासन में नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस प्रसिद्ध मंदिर मराठा का संरक्षण किया था? तो होगा कृष्ण मंदिर और कई हिंदू मठों का संरक्षण किया था। अकबर ने किस क्षेत्र को अपना साम्राज्य में शामिल किया था? तो राजस्थान, गुजरात, मालवा, बंगाल, दक्कन के कुछ हिस्से को जो है शामिल कर लिया था अपने साम्राज्य में अकबर ने। ठीक है। अकबर का सबसे बड़ा योगदान भारत के इतिहास क्यों माना जाता है? वह मुगल साम्राज्य के सशक्तिकरण, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता के विस्तार किया था, इसलिए माना जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ना, जहांगीर से संबंधित 15 अत्यंत महत्वपूर्ण जो सिंबल दिया जा रहा है आगामी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1569 में गुजरात के भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के पिता कौन थे? जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता का नाम अकबर है, यानी अकबर का बेटा का नाम जहांगीर था। अकबर के बेटा का नाम जहांगीर। जहांगीर ने कब गद्दी संभाली? तो 1605 ईस्वी में, अकबर की मृत्यु के बाद। जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जलकीरा मोहम्मद सलीम था। जहांगीर की पत्नी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी कौन थी? तो आंसर जाएगा मोहताब नूर शाह जहां द्वारा। जहांगीर के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1605 से 1627 ईस्वी में। जहांगीर की नीति एवं शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की नीतियों के अनुसरण और धार्मिक सहिष्णुता एवं प्रशासनिक सुधार पर थी। जहांगीर के समय किस प्रसिद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो कृष्णदेव राय और राजपूत एवं सकरी विद्रोह द्वारा। जहांगीर के प्रशासनिक सुधार में कौन सा प्रमुख सुधार शामिल था? कर प्रणाली का सुधार एवं न्यायिक प्रणाली का केंद्रीकरण। ठीक है। जहांगीर ने किस प्रकार के धार्मिक नीति का पालन किया था? आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता, तंत्र ज्ञानिक नियुक्तियों में विविधता, ये आंसर जाएगा। जहांगीर का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो आंसर होगा जहांगीर नामक स्वयं लिखित था। जहांगीर कला और चित्रकला के लिए किस रूप से प्रसिद्ध है? आंसर जाएगा मुगल चित्रकला और वन्य जीव संरक्षण के संरक्षण में थे। जहांगीर के किस प्रसिद्ध विद्रोह
को हराया था? आंसर होगा किसान और राजपूत विद्रोह, विशेष रूप से राजा रामचंद्र राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल का सबसे विशेषता क्या थी? तो सांस्कृतिक संवर्धन और न्याय प्रणाली में सुधार। जहांगीर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो आंसर जाएगा शाहजहां, 1628 से 1658 ईस्वी में। ठीक है, अब क्वेश्चन जो रहेगा ना, शाहजहां से संबंधित 15 प्रश्न रहेगा। ये भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, शाहजहां से संबंधित प्रश्न। शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शाहजहां का जन्म जो है 1592 ईस्वी में दीव, भारत में हुआ था। शाहजहां का पिता कौन था? तो शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहां ने मुगल की गद्दी पर संभाली थी तो 1628 ईस्वी में जहांगीर के मृत्यु के बाद। शाहजहां का असली नाम क्या है? तो आंसर होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद। शाहजहां का सबसे प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? आंसर होगा मुमताज महल, शाहजहां द्वारा। इसी के यादगार में ताजमहल बनाया जाता है, इतिहास का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनाया था? तो आंसर होगा ताजमहल, आगरा में स्थित है, ताजमहल बनाया था। शाहजहां का शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध संपन्न स्तंभ कला और मुगल चित्रकारी ये था। शाहजहां ने किस प्रकार की शैली को बढ़ावा दिया था? तो वह मुगल स्थापना यानी सिल्वर और सफ़ेद संगमरमर ये सब चीज़ का दिया था। शाहजहां के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1628 से 1658 ईस्वी में। शाहजहां के समय कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ था? तो मारवाड़ और दक्कन के विजय अभियान ये युद्ध हुआ था। शाहजहां ने किस नगर के राजधानी बनाया था? तो शाहजहां ने शाहजहानानगर यानी आगरा, दिल्ली को बनाया था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 ईस्वी में अकबराबाद, आगरा, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, शाहजहां के बेटे कौन थे जिन्होंने बाद में सिंहासन के लिए संघर्ष किया? तो आबरह शाहजीबा नहीं बल्कि औरंगजेब का शाह शुजा-उद-दीन दारा शिकोह था। शाहजहां के शासन का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो वो मुगल सल्तनत कला का चरम विकास एवं कला संस्कृति का संरक्षण। शाहजहां को किस वजह से मुगल स्थापना का शासक कहा जाता है? आंसर होगा ताजमहल, लाल किला और शाहजहांबाद निर्माण के लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब से संबंधित 15 प्रश्न है। ठीक है, जो आगामी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दिल्ली, भारत में हुआ था। औरंगजेब का पिता कौन था? तो शाहजहां था, औरंगजेब के पिता का नाम। नेक्स्ट, औरंगजेब के मुगल गद्दी पर कब संभाला था? तो 1658 ईस्वी में शाहजहां की कैद और संघर्ष के बाद। ठीक है, औरंगजेब का असली नाम क्या था? औरंगजेब का असली नाम क्या था? असली नाम तो आंसर जाएगा मोहम्मद, मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था, मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब का सबसे बड़ी नीति क्या थी? धार्मिक कठोरता और इस्लामी कानून का पालन करना ये था। औरंगजेब का शासन कितने वर्षों तक चला? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। औरंगजेब ने कौन सी प्रसिद्ध कर प्रणाली लागू की? तो जजिया कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब का सबसे लंबा अभियान कौन सा था? तो दक्कन का और मराठा का युद्ध, मराठा संघर्ष के कारण। औरंगजेब के समय कौन से बड़े क्षेत्र मुगल साम्राज्य के शामिल हुआ? तो आंसर होगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल का दंगल पठार। औरंगजेब को किस प्रसिद्ध किला नहर का निर्माण का विस्तार किया? तो आंसर होगा मुगल स्थापत्य का सबसे अधिक निर्माण की दिल्ली और लाहौर किले का विस्तार। औरंगजेब के शासन में कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ? तो आंसर जाएगा मराठा विद्रोह एवं शिकोह। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? आंसर जाएगा 1707 ईस्वी में अहमदानगर, भारत में। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का हाल क्या हुआ? तो साम्राज्य कमजोर हुआ और क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ। औरंगजेब को इतिहास में किस वजह जाता है?
तो आंसर जाएगा धार्मिक कठोरता और लंबा शासन एवं साम्राज्य का विस्तार होना। औरंगजेब का प्रमुख विशेषता क्या थी? सैन्य कुशलता, प्रशासनिक कठोरता, इस्लामी कानून का पालन करना, ये था। अब क्वेश्चन हम लोग बाबर से, हुमायूं, शेरशाह, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के 105 प्रश्न क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे हम लोग लुसेंट जेकेस के मुगल शासन व्यवहार से 10 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सीधे परीक्षा में उपयोगी होगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च शासक किसे कहा जाता है? बादशाह सम्राट। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो सूबे या प्रांत कहा जाता था उस समय। अकबर ने प्रशासनिक सुधार के लिए किस प्रणाली का लागू किया था? तो आंसर होगा मानस प्रणाली, जिसे सैनिक पद या जमीन की व्यवस्था कहते थे। मुगल शासन में कर वसूली का प्रमुख कर कौन सा था? तो जमीन कर होगा आंसर। ठीक है, मुगल साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आंसर होगा मानस यानी सूबे, सूबेदार प्रणाली, तोपखाना एवं घुड़सवारा, ये होगा मुगल साम्राज्य के लिए। मुगल साम्राज्य का न्यायिक पालिका प्रमुख अधिकारी कौन था? तो आंसर होगा काजी या न्यायाधीश। मुगल शासन में प्रांतों का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सूबेदार या मुल्क का गवर्नर। अकबर ने जमीन मापन और कर निर्धारण के लिए कौन सा प्रणाली लागू किया था? दास्तूर यानी जमाबंदी जिसको कहते हैं। मुगल शासन में कर संग्रह, शासन, निगरानी किसके द्वारा होता है? आंसर होगा वजीर या केंद्रीय मंत्री द्वारा। मुगल शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा विशेषता क्या थी? तो केंद्रीयकृत शासन के साथ सामाजिक और वित्तीय कुशलता। अब क्वेश्चंस जो है दोस्तों मराठों से 30 प्रश्न है और ये अंतिम 30 प्रश्न है, तो टोटल क्वेश्चंस जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मराठा के नेतृत्व के 30 प्रश्न हैं। क्वेश्चंस हैं कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1633 में शिवानेरी किला महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी के माता का नाम क्या है? तो आंसर होगा जीजाबाई। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? तो आंसर होगा शाहजी भोसले। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति शिवाजी की उपाधि प्राप्त किया था? 1674 में रायगढ़ किले में। मराठों के सबसे प्रमुख लड़ाई किसके खिलाफ हुआ था? मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के खिलाफ। शिवाजी ने किस किले से अपनी सत्ता का नींव रखा था? आंसर हो जाएगा राजगढ़ एवं रायगढ़ किला में। शिवाजी का प्रमुख सैन्य नीति क्या है? तो गिल्लूर युद्ध, किसे किला पहाड़ी रणनीति कहते हैं। शिवाजी के दूत और प्रधानमंत्री कौन थे? मूल्यवान, बाजी प्रताप एवं और प्रधान थे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ तकनीकी कारण जो है और आगे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस हम यहीं समाप्त करते हैं और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।